की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80-20 सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव, जिसके मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं, और वो भी एकदम पूरे प्रॉपरली सॉल्व्ड विद कंप्लीट आंसर्स। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एक ना एक मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यार ये एक मार्क्स में, देखो इससे ज्यादा मार्क्स में आएगा ही नहीं। कैसे हम इसको नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, हाँ ऐसे ही बना हुआ था BR। ओके, अब हमें कार्बन की नंबरिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे किया 1, सही है, और यहाँ पे 2। अब 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 ब्रोमो, 1 पे लगा है ना ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो हम लिख देंगे इथेन। तो 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन हो जाएगा। और ये कितना इजी है यार, तुम्हें नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है, तुम्हें IUPAC आता है, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। अब जितने बच्चे यहाँ पे न्यू हैं और नए ये देख रहे हैं, तो बेटा वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारे वीडियोज में डाल चुकी हूँ, 11th के लिए भी 12th के लिए भी, तो दोनों आप जाके देख सकते हो, आपका नॉमेनक्लेचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपको 1 मार्क में दिख जाएगा, चाहे आपको ये 2 मार्क में मिल जाएगा। अगर मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो पता है ये आपको 4 मार्क्स में भी 1 मार्क्स में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे बोल रही हूं मैं, सेक्शन डी होता है ना, सेक्शन डी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक, यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ये देखो ऐसा, और किसी ने एक में ये क्वेश्चन डाल दिया, तो बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया, लेकिन 4 मार्क्स कैरी करता है टोटल। ऐसे बात करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब ये होता क्या है, तो पहले बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन ऐसा बना दिया। अब ये बोल रहा है 2,4, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है। उसके बाद दूसरा वाला है पैरा, दूसरा वाला है क्या, पैरा, उन्होंने सिर्फ पैरा पे नाइट्रो लगाया है। क्या लगाया है, पैरा पे नाइट्रो लगाया है। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, एक तो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, और एक है हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि यार इन दोनों में ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ना, ये हमको फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, मतलब क्लोरीन बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे OH जाके जुड़ जाएगा, और ये फास्ट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन फास्ट हो रही है इसके कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 2 लगे हुए हैं। मैम NO2 2 का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है बेटा, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास विड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा Cl निकल जाएगा। Cl जैसे ही निकला वहां पे एक स्पेस बन जाएगी कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सके। तो जैसे ही Cl निकला, हमें क्या करना है, हमें Cl और इसका बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है, सही है कि नहीं। और उसका बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं अपनी तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे Cl निकल के भाग जाएगा, और Cl निकला तो OH उस पर अटैक कर देगा, और यहाँ पे ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी NO2 लगा है, लेकिन सिर्फ एक ही NO2 लगा हुआ है ना, यहाँ पे तो 2 NO2 लगे हैं। अब तुम सोचो कि अगर यहाँ पे 3 NO2 लगे होते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन होती, और वो रिएक्शन पता है वार्म वाटर में ही हो जाती है, और बनता है पिक्रिक एसिड। तो मैं वो रिएक्शन भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, अगर आपको फ्यूचर में कभी ऐसा दिखा तो आप उसको भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपके काम आ जाएगा वो। तो मैंने बोला कि अगर मैंने बेटा 3 NO2 ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है, अगर मैंने
3 NO2 ग्रुप्स ऐसे लगा दिए और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर से ही ट्रीट कर दिया ना, सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर से ही ट्रीट कर दिया, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे बन जाता है पिक्रिक एसिड। क्या बनता है? पिक्रिक एसिड बन जाता है, ये बनेगा आपका पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, PICRIC एसिड। ठीक है, क्लियर है? पिक्रिक एसिड बन गया। तो ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। Explain aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction। अब आपको ना दोनों बनाते आना चाहिए कि aryl halides क्या होते हैं। aryl halides क्या होते हैं बेटा? aryl halides क्या होते हैं? अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड, दिस इज aryl halide, दिस इज व्हाट? दिस इज aryl halide। अगर मैंने बोला alkyl halide, तो alkyl halide क्या है? मैं इसको ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बगल में लिखते हैं alkyl halide क्या है? एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा ना, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो CH3Cl, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा सा बॉन्ड बनाऊं, बॉन्ड दिखाऊं, यहाँ पे ये बॉन्ड है, तो हमें ना ये बॉन्ड तोड़ना है। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तभी तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, सही है कि नहीं? जब ये Cl निकलेगा तभी तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस पर अटैक करेगा। अब बेटा ये बोल रहे हैं कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, दीज आर लेस रिएक्टिव। ये क्या है? ये ना इसका बॉन्ड ज्यादा इजीली टूटता नहीं है। ये जो बॉन्ड है किसका? क्लोरीन और बेंजीन का, ये बहुत इजीली टूटता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले इसके रीजंस हमको बताने हैं। तो रीजन सबसे पहला है बेटा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं यहाँ पे अराइल हैलाइड में इस वाले कार्बन की बात करूँ, अगर मैं अराइल हैलाइड में ये वाला जो कार्बन जिससे Cl लगा हुआ है इसकी मैं बात करूँ, ये वाले कार्बन की, तो बेटा इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है? मैम इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर मैं CH3 में यहाँ पे इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैम इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। तो यहाँ पे बेटा ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है और जो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर s कैरेक्टर ज्यादा हुआ, s कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? s कैरेक्टर का मतलब ज्यादा हुआ का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के बहुत पास में है, न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। किसका? क्लोरीन और कार्बन का। समझ रहे हो ना कि अगर वो न्यूक्लियस से ज्यादा ही अट्रैक्टेड है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए सबसे पहला रीजन तो हमने हाइब्रिडाइजेशन दे दिया कि इसका sp2 है और इसका sp3 है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है मैम? दूसरा रीजन है बेटा रेजोनेंस। दूसरा रीजन है रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा रीजन है रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, कैसा मैम? कैसा? ये जो क्लोरीन है बेटा, ये जो क्लोरीन है, ये बेंजीन के साथ मिलके क्या बनाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीन के साथ मिलके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा? यहाँ देखो, ये जो क्लोरीन है इसके पास क्या है? मैम इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, और ये वाला ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा मैम? यहाँ देखो, यहाँ से आपका बेंजीन जो है, ये सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, ये सब कुछ एज इट इज है। यहाँ से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। इधर पे नेगेटिव है बेटा, इधर पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसके बाद फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड, Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके बाद देखो, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? ये बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा फिर से। तो जब भी ये एरो आता है ना, एरो का जो टेल है वो पॉजिटिव है और जो हेड है वो नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे याद रखना। हमने क्या किया? यहाँ पे फिर से ये क्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है,
उसके बाद ये बनाया, ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे ये बना, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे ये बना। ये क्या करेगा, बॉन्ड इसके पास वापस चला जाएगा यहाँ पे ऐसा, तो क्लोरीन, यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे देखो बेटा ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर को कंपेयर करूँ तो देखो दोनों क्या हैं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये क्या बन गए, इसके डबल बॉन्ड हो गए डीलोकेलाइज्ड, इसके डबल बॉन्ड क्या हो गए, डीलोकेलाइज्ड हो गए हैं। तो मतलब कि डबल बॉन्ड रिंग में घूम रहे हैं बेटा, देखो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है दूसरा लास्ट वाला, तो इसके डबल बॉन्ड क्या है, रिंग में घूम रहे हैं। अगर मैं ये बनाऊं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, कि पूरे रिंग में इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पूरे रिंग में इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इसी की वजह से, इसकी ही वजह से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इसको तो तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया ना यार, तो ये और इजीली टूट नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो आपके अराइल हाइड्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया, हमारा रेजोनेंस हो गया। तीसरा रीजन क्या है मैम, तीसरा रीजन क्या है बेटा, यहाँ देखो, तीसरा रीजन है हमारा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन। अनस्टेबल फिनाइल आयन, फिनाइल आयन जो बनेगा वो अनस्टेबल है। मान लेते हैं ये क्लोरीन है और ये हमारा बेंजीन है और यहाँ से क्लोरीन निकला, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन निकल भी गया, मान लेते हैं निकल गया। अब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बेंजीन है ना और यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो बनेगा बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत अनस्टेबल है। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। इसीलिए भी क्या होता है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, समझ गए, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो 3 रीजन बता दिए मैंने आपको। सबसे पहला रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तीसरा है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन, ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स विथ सोडियम मेटल। अब अगर कोई नॉर्मली ये क्वेश्चन देखेगा तो कंफ्यूज तो हो ही जाएगा कि यार ये क्या दे दिया मैम, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बनाया हेलोएरीन, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया बेटा वो एक बार बना के तो देखो, एक बार आपको अपने आप दिमाग में चीजें आ जाएंगी। ये बोल रहा है रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ, कुछ याद आ रहा है, पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में, पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में जो आपका सोडियम है ना, सोडियम कौन सी रिएक्शन में काम करता है यार, सोडियम काम करता है ड्राई ईथर के साथ। कौन सी नेम्ड रिएक्शन है वो, कौन सी नेम रिएक्शन है भाई, वर्ड्स रिएक्शन की बात हो रही है। कौन सी नेम रिएक्शन की बात हो रही है, वर्ड्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो सोडियम होता है ना, सोडियम जो होता है वो क्या करता है यार, जो हेलोएरीन है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक हेलोएरीन दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 हम हेलोएरीन बनाते हैं। हमने यहाँ पे 2 हेलोएरीन बना दिए, ठीक है, और 2 सोडियम ले लिए। क्या लिए हैं, 2 सोडियम ले लिए हैं। अब यहाँ से होता क्या है, बेसिकली यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन निकल जाते हैं, दोनों क्लोरीन निकल के टाटा बाय बाय हो गए। और किसके साथ चले गए यार, ये चले गए सोडियम के साथ। अब बचा क्या, सीन में बचे हमारे पास 2 बेंजीन, एक है आपका ये वाला, ठीक है, जिसने बॉन्डिंग बना दी किसके साथ, इस वाले के साथ। तो किसने क्या किया है, इसके साथ ऐसी बॉन्डिंग बना दी है। इज दिस क्लियर। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डाइफिनाइल। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डाइफिनाइल। और ये कौन सी रिएक्शन है मुझे बताओ, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया सी मैंने आपको सिखाई है नेम रिएक्शन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये कौन सी नेम रिएक्शन है। तो सिंपल से हुआ क्या है, हमने हेलोएरीन लिया, हमने सोडियम मेटल लिया, इसको रिएक्शन करवाई, और पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में एक ही रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, समझे, कौन सी, वुड्स रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। और पता है क्या, ये आपको कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसको लिखना भी है और कौन सी रिएक्शन है वो भी बतानी है, तो आप इसको बताएंगे कौन सी रिएक्शन है। चलिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये आपको आ सकता है बेटा 3 मार्क्स में, डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये, ठीक है। और मैं तो बोल रही हूँ कि ये आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि SN1 एंड SN2 कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर आपने इसको बहुत बढ़िया से कर लिया, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि
कुछ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को अफेक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, कि जो आपका SN1 में यूज होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की। जो भी आपके हैलाइड्स होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर आपका नॉर्मल 0 वाला। फिर SN2 में जस्ट ऑपोजिट होता है, CH3 की सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर सबसे लीस्ट 3 डिग्री का होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। क्या होती है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 में देखो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ हैज लिटिल इफेक्ट बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, तुम याद करो, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो आपका हेलोजन है वो निकल के भगता है। न्यूक्लियोफाइल का तो सेकेंड स्टेप में आता है ना न्यूक्लियोफाइल। तो जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कम इफेक्ट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो SN2 रिएक्शन करवाएगा बहुत बढ़िया तरीके से और फास्टर SN2 करवाएगा। ठीक है, फिर थर्ड की बात करते हैं, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो ये इट इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से फेवर होती है बिकॉज दे स्टेबलाइज द केटायन। जो भी केटायन बनता है ना फर्स्ट स्टेप में, उसको स्टेबलाइज करते हैं और लिविंग ग्रुप को बहुत इजीली रिमूव कर देते हैं। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO, DMF एंड एसीटोन बिकॉज दे डू नॉट स्ट्रांगली सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छे दोनों ही रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अच्छे से आयोडीन निकल जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन का होता है साइज बड़ा, लार्ज साइज होता है। आयोडीन का क्या होता है, लार्जर साइज होता है। लार्जर साइज के कारण क्या होता है बेटा, ये ना बहुत इजीली निकल जाता है, इसलिए अच्छे से रिएक्शन देता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो SN1 में यहाँ पे ना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो तो अटैक करवा देगा इजीली। लेकिन SN2 में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका हेलोजन लगा हुआ है, ऑलरेडी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। इसकी वजह से SN2 में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हुई तो आपका SN2 स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लोअर हो जाता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे SN1 में किस में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ SN1 में इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1, फिर CH3 पॉजिटिव। ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन सच एज बेंजाइल एंड अलाइलिक कार्बोकेटायन आल्सो फेवर SN1 रिएक्शन। तो ये थे आपके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आपका SN2 होता है ना बेटा, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ये SN2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करती है, किस पे, एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करती है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो देखो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आने वाला है और ये हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि 3 रिएक्शंस दी हुई ना, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी करेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। सबसे पहले प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन लिखा है, प्रोपीन कैसे बनाओगे बेटा, मैंने बनाया प्रोपीन ऐसे, है ना, यही तो है प्रोपीन। प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 CH2I, ठीक है, 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। कैसे बनाओगे, क्या याद आ रहा है आपको, एल्कीन
और यहाँ पे हेलोजन जुड़ रहा है, तो जब भी ऐसा हो ना एल्कीन हो और हेलोजन जुड़ रहा हो, है ना, मार्कोनिकॉफ याद कर लेना या एंटी मार्कोनिकॉफ याद कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ से मैंने इसको ट्रीट करवाया HI के साथ, तो अगर मैं सिर्फ HI के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो ये तो मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ना एकदम यहाँ पे इस वाले कार्बन पे चाहिए I, तो मैं करवाऊंगी यहाँ पे क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए मुझे बस पेरोक्साइड लिख देना है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। क्या बोलता है, जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है ना वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने वाले हैं, इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए आयोडीन इसके पास चला गया, खत्म, रिएक्शन हो गई। ठीक है, सेकेंड वाले की बात करते हैं, प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, तो हमको कन्वर्ट करना है क्या, इसको ना दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमको लिखना है यहाँ पे क्या, प्रोपीन। प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या लिखना है, प्रोपीन क्या है बेटा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 2 हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 नाइट्रोप्रोपेन में 3 कार्बन बनाओ, सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये इसमें कन्वर्ट करना है हमको, CH3 इसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली नाइट्रो लगा सकते हैं क्या, या फिर पहले हम यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगाएंगे उसके बाद नाइट्रो में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसे करेंगे अपन। कैसा, यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे अगर यहाँ पे क्लोरीन चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगी, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाऊंगी। ठीक है, सिर्फ HCl डालने का है, सिर्फ HCl डालना है, क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इस क्लोरीन को हटा के मुझे नाइट्रो लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दूंगी। HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन जाएगा ये CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये आ गया आपका NO2। ठीक है, क्लियर है, डन, ओके। नेक्स्ट देखो, एक और चीज़ थी क्या, बेंजीन टू बाइफिनाइल। तो बेंजीन टू बाइफिनाइल अभी हमने किया, कैसे किया, बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजीन टू बाइफिनाइल। क्या होता है, बाइफिनाइल का मतलब 2 बेंजीन्स हैं, ऐसा 2 बेंजीन्स हैं और दोनों ऐसे लगे हुए हैं, 2 बेंजीन्स हैं और दोनों ऐसे लगे हुए हैं। तो पहले हम कैसे करेंगे यार, बेंजीन के ऊपर पहले मुझे क्लोरीन लगाना पड़ेगा ना, बेंजीन के ऊपर पहले मुझे क्लोरीन लगाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो मैं क्लोरीनेशन करवाऊंगी पहले इसका। क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीनेशन करवाएंगे मुझे मिलेगा यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा मुझे, एक क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब इस क्लोरोबेंजीन में मैं डालूंगी सोडियम और क्या डाल देंगे, ड्राई ईथर। क्या डाल देंगे, ड्राई ईथर। और इसके लिए मुझे 2 चाहिए ना ये, तो मैं इसके 2 लूंगी और यहाँ पे भी 2। ठीक है, हमने इसके पहले भी सेम रिएक्शन करी है, तो तुम देख रहे हो उस रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। वो रिएक्शन ऐसी है कि उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये बन गया आपका बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेंजीन को हमने ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन को पहले हमने जब ट्रीट किया तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन को हमने जब ट्रीट किया सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, क्या बन गया, बाइफिनाइल बन गया। क्या बना, बाइफिनाइल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, write the equations for preparation of ethyl chloride using hydrogen halides, ethene and thionyl chloride। तो यार देखो ये ना प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। जब हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी ना हेलोजन डेरिवेटिव की, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर होगा, वहां से ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है आपका, HCl, HBr, HI, उसके बाद इथीन हमने मार्कोनिकॉफ वाला देखा था, उसके बाद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो जो प्रिपरेशंस होती है ना वो ऐसे पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस होती है ना वो ऐसे पूछी जाती हैं। इज दिस क्लियर? चलो एक बार देखते हैं फटाफट से। राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको ये प्रिपेयर करना है फ्रॉम ये सारे चीजें यूज करके। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH2OH, इसमें मैंने क्या डाल दिया, HCl, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl बन गया और यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ये बन गया, खत्म। यही तो प्रिपरेशन थी। सेकेंड वाली क्या थी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथीन। ठीक है, तो इथीन क्या हो जाएगा, ये इथीन ये हो जाएगा। अब मुझे फिर से इसमें क्या डाल देना है, HCl डालना है। क्या डालना है, HCl डालना है। HCl डालने से क्या होने वाला है बताओ, HCl डालने से क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2Cl।
मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। कौन सा रूल है ये, मतलब कौन सी वाली रिएक्शन है ये, मार्कोनिकॉफ रूल वाली, मार्क वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला कौन सा है, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। तो जब यहाँ पे मैंने CH3CH2OH को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड यही होता है बेटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3CH2Cl प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, SO2 रिलीज हो जाता है और HCl रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, ये आपको कम से कम 4 मार्क्स में पूछेगा, क्योंकि 1 मार्क इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो ना तुम लोग ये। विच ऑफ दीज मेथड्स इज प्रिफर्ड एंड वाई, कौन सा मेथड बेस्ट है और क्यों है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये वाला, मैंने आपको बताया भी था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस बनती हैं वो एस्केप हो जाती हैं, ठीक है, वो इजीली एस्केप हो जाती है और हमें अच्छा प्योर अच्छी क्वांटिटी में हमको क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो गैसेस क्या हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं और CH3CH2Cl जो भी आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। इज दिस क्लियर, बताओ यस और नो। चलो तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझ में आ गया है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दैट इज राइट केमिकल इक्वेशंस इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्रोमोबेंजीन। तो आपको यहाँ पे देखो ऐसे ही आता है क्वेश्चन, और अगर इसमें 3 दिए हो ना तो बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये समझ जाओ कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपको, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ब्रोमोबेंजीन के ऊपर। हमने अगर ये सब किया तो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। हमने यहाँ पे बनाया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, हमने क्या बनाया, एक बहुत प्यारा सा वाला ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। ये तो बहुत गंदा वाला ब्रोमोबेंजीन बन गया, तुम भी अपनी कॉपी में अच्छा वाला ब्रोमोबेंजीन बनाओगे, ठीक है। तो मैंने बनाया यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। जब मैंने इसको ट्रीट किया किसके साथ, फर्स्ट क्या है बेटा, CH3COCl और एनहाइड्रस। आपको ना रिएजेंट देख के ही पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो मैंने लिखा Br, यहाँ पे लिखा बेंजीन और यहाँ पे लिखा है COCH3। क्या बना है बताओ, क्या बना है, कौन सी रिएक्शन है ये, मुझे आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि ये वाली कौन सी नेम रिएक्शन है। ये जो COCl बना, ये जो CH3COCl है ना, ये रिएक्ट करेगा बेटा और बना लेगा यहाँ पे COCH3। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है, एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा, यहाँ से Cl ले लेगा और CH3CO एज अ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्या बोला है, ब्रोमोबेंजीन अंडर फ्यूमिंग H2SO4। जब आप इसको H2SO4 सल्फोनेशन करवा दोगे इसका, तो सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है इसको ट्रीट करवाया, ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करवाया, तो ऑर्थो और पैरा पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। थर्ड वाली जो रिएक्शन है दैट इज ब्रोमोबेंजीन को जब आप ट्रीट करोगे, ब्रोमोबेंजीन को जब आपने ट्रीट किया कैसे, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो यहाँ से ना NO2 न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक कर देता है। क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करके NO2 जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। और बेटा ये तीनों रिएक्शंस कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, 3 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्या है, RMgX। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है बेटा, ये प्रिपेयर कैसे होता है, चलो इसको देखते हैं कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं फटाफट से। मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया, मैंने यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। मैंने इसमें डाला क्या, Mg और ड्राई ईथर। मैंने क्या डाला, Mg और ड्राई ईथर। तो जैसे ही आपने इसमें Mg डाल दिया बेटा, ये बन जाएगा RMgX और ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये बोल रहा है कि वाई दे आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्यों प्रिपेयर करते हैं। मान लो तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो इसकी
इसके साथ, ठीक है, CO के साथ तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन अगर उस रिएक्शन में थोड़ा सा भी कहीं से भी पानी आ गया तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बेटा, ये इसको छोड़ के पानी के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, ये इसको छोड़ के पानी के साथ जाके बॉन्डिंग करेगा। कैसे बनाएगा देखो, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव टूटेगा, यहाँ से मैग्नीशियम पॉजिटिव और R नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RH प्लस MgOH(X), ठीक है, ये बन गया। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाओगे किसी भी और दूसरे कंपाउंड के साथ, वो एनहाइड्रस कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है और क्या बना देता है, RH एल्केन बना देता है। और पता है ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा आराम से, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो सिंपली क्या पूछा था आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसकी प्रिपरेशन बता दो, कैसे प्रिपेयर करते हैं। सिंपल है, आपने सिर्फ MgB ड्राई ईथर के अंदर करवा दी कंडीशन, रिएक्शन करवा दी, और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अगर वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। एक्सप्लेन एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको बोला है एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एक्वस NaOH में डाला है बेटा, इसको किसमें डाला है, एक्वस NaOH में। क्या हो जाएगा बताओ मैम, ये जो Br है ये निकल जाएगा। एक्वस की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो एक्वस की बात हो रही है। अगर किसकी बात होती, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक की बात होती तो एल्कीन बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक्वस की बात हो रही है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गया है। क्या हुआ है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हुआ है, ठीक है, क्लियर है, सब्सटीट्यूशन हुआ है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। अब ये बोल रहा है कि SN1 जो होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये सबके नॉर्मल वाला, ठीक है, CH3 0 डिग्री। अब ये बोल रहा है बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो मैं अगर प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप में होगा, ये देखो सही है। और ये बोल रहा है कि ये जो है दिस शोज हायर रिएक्टिविटी, ये बहुत बढ़िया रिएक्ट करेगा देन नॉर्मल जो आपके प्राइमरी हैलाइड है। अगर मैंने ये बनाया ऐसा कुछ, तो भी ये मैंने अगर ये बना दिया तो ये बोल रहा है कि इससे बेहतर ये रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये जैसे ये Cl निकलेगा ना, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन और CH2 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, बेंजीन और CH2 पॉजिटिव। अब ये जो हो गया ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। तो जब ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग में डिलोकलाइज हो सकते हैं, ये आराम से रिंग में क्या हो जाएंगे, डिलोकलाइज हो सकते हैं ना, ऐसे करके बताओ। इसी के कारण ये क्या होता है, रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस लिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज स्टेबल। बस खत्म हो गया आपका आंसर, और ये आपको 1 मार्क में आ सकता है। तो आपको सिर्फ इतना पूछा था। आप देखो, सबसे पहले आपको बेंजाइलिक हैलाइड बनाना आना चाहिए, दूसरी चीज आपको यहाँ पे नॉर्मल प्राइमरी हैलाइड बनाना आना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से Cl निकलेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसके कारण ये स्टेबल है। एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन की अगर मैं बात करूँ, पहले तो बनाते हैं यार 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है और 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोजन लगा दो यार फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने सारे हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसको और अच्छे से बनाए, यहाँ पे H है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये हमने बना दिया 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन क्या ये कायरल है, बताओ। कायरल का मतलब होता है ये जो कार्बन है, कोई सा भी एक कार्बन इसमें से पकड़ लो, कोई सा भी एक कार्बन मैंने वाला, ये वाला मैंने क्या बोला, ये वाला कार्बन है, क्या ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो मतलब कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच है, सही है कि नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप से ये अटैच है, एकदम परफेक्टली अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है कायरल, ये क्या है,
कायरल है, और अगर कायरल है तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या बनाएगा? ये बनाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये बनाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा यहाँ देखते हैं फटाफट से एक बार। देखो जैसे मैंने बनाया ये CH, यहाँ पे बनाया CH3 है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 CH3 है, और यहाँ पे Cl है। अगर मैंने इसके सामने एक मिरर रखा, ठीक है, मैंने इसके सामने एक मिरर रख दिया, तो मिरर में कैसे दिखेगा बेटा हमको? मिरर में हमको ऐसे दिखेगा, ये CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे देखो H मिलेगा, यहाँ पे हमको Cl दिखेगा, और यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? CH3। तो कुछ ऐसे दिखने वाला है मिरर में। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, मुझे बताओ, इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या ये एकदम सुपर इम्पोज हो जाएगा? नहीं, इसलिए ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स बना के दिखाने पड़ेंगे। ये सारे आप लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बस इतना सी करना था। एक्सप्लेन एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो हो गया मैम। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। और पता है ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सबसे पहले तो, और ये 4 मार्क्स के आएंगे आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो आपको गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन है C4H10O, है ना। ऑन ट्रीटमेंट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स, हमको बोला है कि इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट किया, तो हमें एक एल्काइल क्लोराइड मिला है। ठीक है, हमें क्या मिला है? एक एल्काइल क्लोराइड मिला है बेटा। एल्काइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? Mg और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया, तो हमें कोई कंपाउंड बी मिला है। समझ गए? कोई कंपाउंड बी मिला है जो कि गिव्स अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ओके, कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद वाटर। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव हाइड्रोकार्बन C। ठीक है, इसने C दे दिया हमको। देखो मैंने एक पूरा टेबल बनाते जा रही हूं मैं। ओके, एल्काइल क्लोराइड कौन सा? ये इसकी बात करें। एल्काइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन द ड्राई ईथर। अगर इसको हमने सोडियम के साथ ट्रीट किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये हमें देगा 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। आपको आखिरी में एक कंपाउंड दिया है जिसका नाम ये इसको मैं बोल देती हूँ एक X है। ठीक है, ये X है। तो अब आप ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत बढ़िया एकदम गेम टाइप, पजल टाइप है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज पता है, ये वाला कंपाउंड है ना। आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मतलब इसका कैसे बनाओगे? क्या ये ईथर है, अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिल है, वो आपका एल्डिहाइड है, क्या है ये? तो आपको नहीं पता ना ये चीज। अब आपको ये चीज पता है, X पता है, क्या है? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। चलो यहाँ बनाते हैं। यहाँ मैंने बनाया 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेन है ना ये। ठीक है, उसके बाद 2,2 मान लेते हैं, ये 2 है ना, हमारा 2 है, तो 2,2,3,3 मतलब कि इन तीनों पे क्या लगा हुआ है? इन चारों पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा है? मिथाइल लगा है, ऐसा कुछ देखो, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका ये वाला कंपाउंड है, X कंपाउंड है, और ये आपको एल्काइल क्लोराइड से मिला है सोडियम और ड्राई ईथर। अब सोडियम और ड्राई ईथर क्या है बेटा? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में हमको डबल करके मिलते हैं कंपाउंड्स, डबल करके मिलते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसको हमने बीच में से ब्रेक किया, ये डबल दिख रहा है क्या मेरे को? देखो ये एक अलग दिख रहा है मुझे, और मुझे ये एक अलग दिख रहा है ना, ये एक अलग दिख रहा है और ये एक अलग दिख रहा है। तो इससे मैं ये कर सकती हूँ कि यार ये बना किससे होगा? अगर सोडियम और ड्राई ईथर को ट्रीट किया गया होगा किसके साथ? CH3 और ये CH3Cl के साथ। समझे? अगर मैंने इसके 2 कंपाउंड्स लिए है ना, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और मैंने सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करवाया, तो बेटा मुझे ये मिलेगा। समझ गए? तो ये है हमारा एल्काइल क्लोराइड, ये है हमारा एल्काइल क्लोराइड। समझ गए कि नहीं समझे? दिस इज एल्काइल क्लोराइड। अब इस एल्काइल क्लोराइड को देखो आगे मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया है, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा ना। क्या बनेगा? देखो
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा MgCl। तो RMgCl क्या बन गया, RMgCl बन गया। अब RMgCl को हमने पानी के साथ ट्रीट किया, देखो ये आपका B है बेटा, ये जो आया है ना ये B है, ठीक है। इसको हमने पानी के साथ ट्रीट किया, तो पानी के साथ ट्रीट करके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाता है, ये देखो यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे जैसे ही इसको ट्रीट किया तो ये बन जाएगा OH यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ये बन गया आपका C। और सबसे पहली चीज ये देखो A भी बताना है कि A क्या है, तो ये जो है किससे बना है बेटा, ये PCl5 से ट्रीट करके, और स्टार्टिंग में क्या लिया होगा, अल्कोहल होगा। क्यों होगा अल्कोहल, क्योंकि मैम अल्कोहल का जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो PCl5 के साथ तो क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें लिख दी। सबसे पहले आपका ये क्या है, ये A है। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया है C4H10O, ये है आपका C4H10O। इसको ट्रीट किया गया है पेंटाक्लोराइड के साथ, तो आपको एक एल्काइल क्लोराइड मिला है। जब उस एल्काइल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया आपको RMgX मिल गया। RMgX को आप फर्दर ट्रीट करोगे किसके साथ, यहाँ पे देखो OH नहीं आएगा, यहाँ पे ना एक सेकंड रुको जरा, यहाँ पे आपको सिंपली H मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है ना आपने, तो यहाँ पे आपको सिंपली H मिलेगा। RMgX + H2O, तो क्या पे यहाँ पे H मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कंपाउंड। इसको जब आपने फर्दर ट्रीट किया ये आपको मिल गया C, और ये है आपका A। समझ गए। तो ये कितना इजी क्वेश्चन था, बस 2-3 रिएक्शंस है जो कि आपको बहुत अच्छे से करते आने चाहिए। व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा एक, ठीक है, जहाँ पे एल्काइल हैलाइड लूजेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन और हेलोजन एटम को लूज करते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया ऐसा कुछ, तो भी यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे लिखा है Cl, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये अल्फा कार्बन हो गई ये वाली, और ये हो गई बीटा कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही ये दोनों निकल जाएंगे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये बन गया एल्कीन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज सेट्ज़ेफ रूल, क्योंकि एल्कीन जो बनी है 2 हो सकता है, 2 बने, तो कौन सी बनेगी एल्कीन मैम, जो कि ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है वो वाली एल्कीन बन जाएगी, यही बोलता है सेट्ज़ेफ रूल। अब यहाँ देखो आगे क्वेश्चन क्या है, predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following alkyl halide 2-chloro-2-methyl-butane। तो आपको बोला है यहाँ पे 2-chloro-2-methyl-butane बताना है। चलो यहाँ देखते हैं 2-chloro-2-methyl-butane, मैंने 4 बनाए, 2-chloro-2-methyl, यहाँ पे लिखा है 2-chloro-2-methyl, ये बना है, ठीक है, ये बना है 2-chloro-2-methyl-butane। अब क्या होगा, देखो बेटा एक बार देखो क्लोरीन तो निकलना ही है, क्लोरीन तो निकलेगा ही, लेकिन एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं इसको बोल देती हूँ A, इसको मैं बोल देती हूँ B, तो A और B, ठीक है, A और B। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मैं बोलती हूँ पहले A से निकालते हैं अपन, ठीक है, A से निकालते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, ऐसा ये बन गया। दूसरे में क्या होगा, दूसरी बार मैंने B से निकाला हाइड्रोजन, दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने B से निकाला हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा CH2 CH3, ठीक है, क्लियर है, ये बन गया। अब इसमें से देखना है कि ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कौन सी है। तो बेटा ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सी, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, मतलब कि अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटा पड़ गया ना एल्काइल ग्रुप, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये ज्यादा ब्रांच्ड, ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन लग रही है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3-bromo 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 3-bromo 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, तो क्या बोला है 3-bromo है ना, 3-bromo मान लेते हैं, 3 पे हमने ब्रोमो लगा दिया, ठीक है, 3 पे हमने ब्रोमो लगा दिया, 2,2,3 ट्राइमिथाइल, तो 2 यहाँ पे 2 है, 2,2,3 ट्राइमिथाइल, बाकी जो आपका नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे अब बोला है कि भाई इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया है, इसके भी 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे,
इसके भी आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स के, यहाँ देखो। सबसे पहले तो एक बार हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, मैम इधर से तो हाइड्रोजन निकलने ही नहीं वाला, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये कार्बन है, यहाँ से ब्रोमीन तो निकल जाएगा, ठीक है, ये ब्रोमीन तो निकल जाएगा, इसके बाद ये डबल बॉन्ड बनेगा CH3, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेलाइड्स। आपको हेलाइड्स बताना है, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। फर्स्ट वाला हेलाइड कौन सा है बेटा, बेंजाइलिक हेलाइड है, बेंजाइलिक हेलाइड है, ठीक है। और दूसरा वाला बताओ जल्दी से, वेरी गुड, एल्काइल हेलाइड है, क्या है दूसरा वाला, एल्काइल हेलाइड है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इन बोथ दीज हेलाइड्स। तो यार सबसे पहले में देखो, जो ब्रोमीन है उसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाया है और ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, और अगर मैं दूसरे वाले को देखूं, ऐसा वाला मान लेते हैं ये, तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो जो आपके अराइल हैलाइड्स होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं रेजोनेंस के कारण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण और अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन के कारण। विच ऑफ दीज कंपाउंड्स विल अंडरगो एक्वस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रेडिली। इन दोनों में से कौन जल्दी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन देगा, तो बेटा ऑब्वियसली जो आपका एल्काइल हैलाइड है CH3Br, ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन दे देगा। ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है ना, ये उतना अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको डिस्टिंग्विश करना है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आपको डिस्टिंग्विश करना है क्या, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे फटाफट से SN1 एंड SN2 रिएक्शन का। SN1 यहाँ पे लिखेंगे SN1, यहाँ लिखेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो SN1 क्या है बेटा, SN1 क्या है, कौन सी रिएक्शन है SN1? मैम सबसे पहले तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्या है बेटा, ये सबसे पहले एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और दूसरा ये क्या है, ये एक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये क्या है, ये एक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सही है कि नहीं। ये जो है ना बेटा ये 2 स्टेप में अकर होती है, अकर इन 2 स्टेप्स, और ये जो है इट अकर इन जस्ट 1 स्टेप, सिर्फ एक स्टेप में हो जाती है, सही है। यहाँ देखो थर्ड वाला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पे अगर देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखती हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडनेस हो जाती है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ऐसा सीन। उसके बाद जो आपका SN1 होता है बेटा ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। और ये जो है ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इज दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है यहाँ पे सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे रेट एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका ये डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड इन एक्वस NaOH एंड एल्कोहलिक NaOH। यार यहाँ देखो एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल क्लोराइड बोला है मैंने, लिख लिया एल्काइल क्लोराइड ये वाला। अगर इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, एक्वस NaOH, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या हो जाता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, समझे, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वहीं अगर मैंने यहाँ पे CH3
CH2Cl को एल्कोहलिक NaOH में लिया। एल्कोहलिक मीडियम में क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन कैसे होता है, देखो बेटा, CH3 यहाँ पे था, CH यहाँ पे, ऐसे मैंने ओपन करके लिख दिया इसको, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से Cl रिमूव होगा, यहाँ से Cl जैसे ही रिमूव हुआ क्या बन गया, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे H। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। इसके बाद H, H और H। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये बन गया आपका एल्कीन। तो और ये है, ये क्या है, ये एलिमिनेशन है, ये क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो जब भी एक्वस NaOH के साथ ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अगर एल्कोहलिक NaOH है तो एलिमिनेशन फेवर करेगा, ठीक है, एलिमिनेशन होगा वहां पे। राइट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमोमीथेन। चलो यहाँ बनाओ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन यह बनाया मैंने, ब्रोमोमीथेन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। डायब्रोमोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन CH2Br2, ये हो गया डायब्रोमोमीथेन, और ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा CHBr3। अब हमें बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करूं तो बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का ज़्यादा मास है, ज़्यादा वेट है ना ब्रोमीन का। और अगर मैं यहाँ पे दो हमारे पास दो ब्रोमीन के कंपाउंड्स हैं, इसमें से इसमें ज़्यादा ब्रोमीन है, तो यार अगर यहाँ पे 3 ब्रोमीन हमको दिख रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हो जाएगा CH2Br2 का। उसके बाद क्लोरीन में भी 2, क्लोरीन कहाँ गया, कहाँ चला गया, सही लिखा है ना अपन ने, हाँ, डायब्रोमोमीथेन, हाँ ठीक है ओके। फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका CH3Br, क्या आ जाएगा आपका CH3Br, और फिर आखिरी में आएगा CHCl3, क्या आ जाएगा आखिरी में CHCl3 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा देखो ब्रोमोफोम, क्यों ब्रोमोफोम क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका आएगा ये वाला CH2Br2, मतलब कि डायब्रोमोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन। फिर आपका दूसरा कौन सा है, क्लोरोफॉर्म सबसे लास्ट में, और फिर ब्रोमोमीथेन, ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ यस और नो। नेक्स्ट देखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे डबल बॉन्ड दिखा और HBr दिखा आपको, रिएक्टेंट साइड पे क्या है, डबल बॉन्ड है और HBr दिखा, तो क्या करेंगे, ये देखो HBr, मार्कोनिकॉफ लगता है हमेशा। ये जो नेगेटिव, ये जो Br है ना, ये उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होने वाले हैं। अब इन दोनों में से अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे इसको ओपन करके देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ओपन करके लिखा, ये क्या है, ये CH3 है बेटा, ये CH3 है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे क्या है, एक H है। इज दिस क्लियर। देखो ये एक CH3 है, यहाँ पे एक H है। अब ये Br उसके पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जो हमारा Br है वो कहाँ लग जाएगा बेटा, वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा Br, ऐसा ऐसे ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। जब भी एल्कीन हो और HBr हो, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। जब भी एल्कीन हो और HBr के साथ पर ऑक्साइड दिया हो, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा, यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। इज दिस क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और यहीं पे हमारे सारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं खत्म। इसके बाद लेके आऊंगी मैं आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि जो 80-20 सीरीज चल रही है उसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपने MVSCT
का जो ये स्कॉलरशिप होने वाली है, इसमें अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी जाओ रजिस्टर कर लो। ये बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप टेस्ट है बेटा। ये एक ऑफलाइन टेस्ट है जो कि 2nd, 3rd, 4th और 10th और 11th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी डेट्स डिसाइड कर सकते हो और इसमें रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो यार फटाफट से जाओ और रजिस्टर कर लो, क्योंकि इसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें जब आप थोड़ा सा अच्छे कुछ मार्क्स लेके आ जाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेज, सिंगापुर ट्रिप्स भी मिल सकती है आपको। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी MVICT की, वहाँ जाके आप देखना। आप वहाँ जाके देखोगे सारी चीज़ें, इतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है और इसके एडवांटेजेस भी मिली है उन लोगों को। तो आप फटाफट से जाओ और इसमें रजिस्टर कर लो। इसी के साथ जो आप हमारा संकल्प बैच चल रहा है वो बेटा वेदांतु के एप्लीकेशन पे चल रहा है, दैट इज ऑन AIU पावर्ड क्लासरूम। तो यार उसमें क्या है, आपको वहाँ पे भी जाके सिर्फ रजिस्टर करना है, एनरोल कर लेना है, वो भी 0 कॉस्ट में। कोई आपसे फीस नहीं ले रहा है, वहाँ पे 0 कॉस्ट में रजिस्टर करना है, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आपको सारे डिजिटल मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटीज़ में आपको ऐड किया जाएगा। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही हैं, बस आपको वहाँ जाके एनरोल करना है, ठीक है। तो सभी लोग वहाँ जाके फटाफट से एनरोल कर देंगे, अभी तक आपने अगर नहीं किया होगा तो। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।